डॉक्टर साहब, अमेरिका का अचानक मुज़ाकरात की बात करना और ट्रंप का कहना कि पसे पर्दा मुस्बत मुज़ाकरात हुए हैं, अचानक इस तब्दीली की क्या वजह हो सकती है, जबकि ईरान खुलेआम इसको मुस्तरद कर रहा है और ट्रंप को झूठा करार दे रहा है? जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे ये लगता है कि जंग जो है वो लंबी हो गई है। अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं था जंग को लंबा करना। हम्म। उनका इंटरेस्ट ये था कि हम जाएँगे, 4-5 दिनों के अंदर जंग कंक्लूड हो जाएगी, टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर देंगे, अपनी मर्ज़ी के बंदे इंस्टॉल करेंगे। अ वो सारा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें कि कितने बड़े पैमाने पे ग्लोबल जो ऑयल की सप्लाई चेन है वो मुतासर हो रही है। आप हम्म। फर्टिलाइज़र को इमेजिन करें कि दुनिया में कितनी ज़्यादा मुतासर हो रही है, जो मिडल ईस्ट से बन के दुनिया में जाती थी। आप एविएशन इंडस्ट्री को देखें, इन्फ्लेशन को देखें। अब हमारे जैसे मुल्क तो चलो ठीक है, हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व नहीं होते, लेकिन चाइना, यूरोप, बर्तानिया, अमेरिका जहाँ पे इतने ज़्यादा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व पड़े हुए हैं, वहाँ पे भी इन्फ्लेशन हो गई और तेल महँगा हो गया। तो जी। ट्रम्प साहब के ऊपर तो पहले ही बड़ा बोझ था कि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं थोड़े दिनों कुछ महीने बाद। तो हम्म। वो समझते हैं कि मैंने महँगाई शुरू कर दी है और अमेरिका के अंदर इस वक़्त ग्रोसरीज़ बड़ा बिज़नेस का मसला बना हुआ है। तो ट्रम्प साहब समझते हैं कि मैं एक गलत काम कर बैठा हूँ, तो उसके लिए अब वो चाहते हैं कि इसको कंक्लूड करें, इसीलिए अब ये बातें आ रही हैं और फंस ईरान भी गए हैं पोज़ीशन ऑफ मतलब। स्ट्रेंथ से हम्म। बात कर रहा है। ईरान कहता है जी मुज़ाकरात ही नहीं हो रहे। हम्म। हालाँकि ज़ाहिर बात है बैक चैनल टॉक्स हो रही हैं जिसमें पाकिस्तान का भी नाम आया और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो जो प्रेशर है अमेरिकी सदर के ऊपर फाइनेंशियल मार्केट्स का, इन्फ्लेशन का हम्म। और फिर अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का खतरा है कि अगर वो सीटें नहीं ले पाते तो उनको इम्पीच भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं अमेरिकी सदर के सामने जिसको लेकर के, और फिर मीडिया भी अमेरिका का उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल है ये कुछ मसले हैं जी। ठीक है। और ईरानी हुकाम की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 6 शराइत या कंडीशंस का जिक्र किया गया है, लेकिन सबसे अहम कंडीशन मिडिल ईस्ट से अमरीकी अड्डों का खात्मा है। आपको लगता है कि अमेरिका इस हद तक कमजोर हो गया है कि वो ये शर्त भी मान लेगा? देखें, मुझे ऐसे लगता है कि ये अड्डे तो ख़त्म नहीं होंगे, हम्म। और दूसरी बात ये है कि ये काम जो है वो अरब दुनिया भी नहीं मानेगी। और तीसरी बात ये भी है कि देखें, ईरान कोई ये तो नहीं कह सकते कि ईरान ने यूनिलैटरली ये जंग जीत ली है। ऐसे तो नहीं है कि ईरान जो मर्जी डिक्टेट करेगा तो वो हो जाएगा। हाँ, हम्म। ईरान के ऊपर हमला हुआ है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, बैनुल अक़वामी कवानीन को तोड़ा गया, ये सब कुछ बात ठीक है। हम्म। लेकिन सवाल बड़ा सीधा-सा है। सवाल ये है कि ईरान को इतनी सख्त शराइत जो रखेगा, बेसिकली वो समझता है कि अगर ये सख्त शराइत रखेंगे तो कुछ हमें मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सबसे बड़ी उनकी ये बात मान ली जाए कि ईरान के की को सिक्योरिटी गारंटीज़ दी जाएँ कि कोई बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्ज़ी करते हुए ईरान के ऊपर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा, तो मेरा ख़्याल है वो सबसे वैलिड है। हम्म। लेकिन क्योंकि आप देखें बाकी जो अरब ममालिक हैं, वो तो समझते हैं कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो इसी चीज़ से है कि अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे रहे। लेकिन नहीं, क्या लेकिन पता वो है तो कि अब के बाद इस जंग में और उससे कभी पहले भी उनको रियलाइज तो हो ही गया होगा कि ये जो अड्डे जिनकी सिक्योरिटी के लिए थे वही उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हुए हैं और उसी के नताइज ये भुगत रहे हैं। देखिए, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बात कि अब ईरान जो है वो उसने जितने हमले किए हैं इन मुल्कों के अंदर, ये इन्हीं इन्हीं मिलिट्री बेसिस की वजह से हुए हैं। तो ये हम्म। भी एक डिस्कशन अब शुरू होगी हम्म। कि क्या वाक़ई इनकी यूटिलिटी क्या है मिलिट्री बेसिस की? हम्म। और जितना इन ममालिक को इनकी इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, टूरिज़्म इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, तो ये सवाल अब थोड़े से उठेंगे। और लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है, क्योंकि देखें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो इस तरह का है कि मुश्किल काम नजर आता है कि ये मुल्क जो है अमेरिकी अड्डों को यहाँ से जो है वो ख़त्म करें और अमेरिका से कहें। तो ये या तो वो इनको बहुत बड़े पैमाने पे अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बड़ी फौज बनानी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह ऑप्शन। की चीज़ों के लिए भी ठीक। टाइम चाहिए होता है। तो ठीक। इमीडिएटली तो अड्डे भी खत्म नहीं होंगे, इमीडिएटली
इतनी बड़ी फौज भी नहीं बनाई जा सकती। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इसी तरह चीजें चलेंगी जिस तरह। ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया कि मुज़ाकरात में ईरान को अफसूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करना होगा और अबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलनी होगी। आप क्या समझते हैं, ईरान जिस तरह इस वक्त हम सेफर साइड कह सकते हैं कि अपर हैंड पर है, वो ये शर्त मानेगा? देखिए, मुश्किल लगता है। देखिए, अगर आपको याद हो कि जब पहले जिनीवा के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे, तो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर इस हद तक तैयार हो गए थे कि हम कहीं ना कहीं पे ये बात मान जाते हैं कि जो 400 किलो के करीब जो इनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको ये डाउन ब्लेंड कर देंगे। और वो भी जारी बात है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मदद से करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब तो हमला हो गया, ईरान का नुकसान भी हो गया, ईरान के आयतुल्ला खामनाई भी शहीद हो गए हैं, उनका बहुत ज्यादा फौज के जनरल्स भी शहीद हो गए हैं। क्या अब ईरान मानेगा कि नहीं मानेगा? उस वक्त तो पोजीशन बिल्कुल और थी, आज की पोजीशन बिल्कुल और है। आज की पोजीशन ये है कि उनको क्या फायदा क्या होगा? क्या सिर्फ ये है कि जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। अब इसके बाद भी अगर वो वही शराइत पे मान जाते हैं, तो इट मींस कि ईरान को तो फिर कोई लंबा चौड़ा इससे फायदा नहीं होगा। तो अब ये मेरा ख्याल है, ये ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर जारी बात है नेगोशिएशंस जो हैं वो होंगे। और ये जो स्ट्रेटेजिक लिहाज से जो सबसे बड़ा मसला जो अमेरिका समेत दुनिया को दरपेश आया है, वो अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश था। और बाज़ आलमी इदारों ने इस तरह रिपोर्ट किया है कि ईरान अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज से 10% टैक्स वसूल करेगा और इस तरह सालाना 800 अरब डॉलर के करीब टैक्स इकट्ठा करके जंग में हुए नुकसान का इजाला करेगा। क्या ऐसा कोई प्लान मुज़ाकरात में कबूल किया जा सकता है? देखिए, ट्रंप साहब ने जिक्र तो किया कल, और उन्होंने कहा है कि जनाब हम आयतुल्ला और मैं जो है वो मिल के इसको चलाएंगे। हो सकता है वो इससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लेना चाहें। वो क्या फाइनेंशियल बेनिफिट लेंगे, ये तो टर्म्स एंड कंडीशंस अब तय होंगी, डिस्कशन होगी, तो तभी पता चलेगा। लेकिन क्योंकि बात ये चली थी कि अमेरिका जो है वो अपने फाइनेंशियल को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, और वो अमेरिका समझता है कि भाई अगर इस तरह चीजें चल पड़ी, कि वो आए तो इस चक्कर में थे कि भाई चलो ईरान का तेल जो है उसके ऊपर भी हमारा कंट्रोल कर लेंगे, हाँ। वो तो नहीं हुआ। तो अब इस तरह की कोई लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है वो ली जा सके, क्योंकि आपको पता है कि यूरोपियन ममालिक या बाकी ममालिक जो हैं वो भी इसमें ईरान के करीब अमेरिका के साथ नहीं मिले, और उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ जो है उससे वो नहीं खिलवाई। तो हो सकता है ईरान वो समझता है कि क्योंकि इस खित्ते में ईरान के पास पावर है और मेरे पास पावर है, तो ठीक है हम दोनों ही इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। तो ऐसी चीज़ों की जो चॉइस है वो नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि ये ईरान अमेरिका ये एंगेजमेंट कैसे करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कल अचानक दुनिया के तमाम बड़े आउटलेट्स ने, खसूसन फाइनेंशियल टाइम्स और राउटर्स ने ये खबर ब्रेक की है कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे और पाकिस्तान अब नया सफारती हब बनने जा रहा है। आप बतौर एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स क्या समझते हैं कि ये मौका अगर पाकिस्तान को मिलता है तो मुस्तकबिल के लिए कितना अहम होगा और इसके असरात पाकिस्तान के हालात पर कितने मस्बत साबित होंगे? देखिए, सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान आज से आप देख लें कुछ साल पहले क्या था। FATF में हम थे, मुश्किलात थी। आज आप देखें कि आज पाकिस्तान जो है वो एक रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे देखा जा रहा है। आज पाकिस्तान का मुकाम ये है कि आपको अमेरिकन्स भी कबूल करते हैं, ईरानियंस भी कबूल करते हैं, सऊदीज भी कबूल करते हैं, आपको टर्किश भी कबूल करते हैं, सारे के सारे आपको कबूल कर रहे हैं।